प्यारे विद्यार्थियों, हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक का भाग पढ़ रहे थे, जो राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं से संबंधित था। इनके अंतर्गत हमने न्याय की अवधारणा को पिछले वीडियो में अपने पढ़ लिया था और आज हम अध्याय 2 को शुरू कर रहे हैं, जो है शक्ति, सत्ता और वैधता यानी पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। इस दूसरे पाठ का अपन आज अध्ययन करने जा रहे हैं और इस शक्ति, सत्ता और वैधता में आज के टॉपिक अपन रहेगा इस क्लास का शक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो शक्ति का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को अपन देखेंगे इस क्लास में। तो अपन देखते हैं शक्ति होती क्या है। शक्ति के अर्थ को समझते हैं। शक्ति का अर्थ, तो सबसे पहले इसको शक्ति, जिसको अपन पावर कहते हैं, इसको शब्द उत्पत्ति के हिसाब से, यानी ये जो पावर शब्द है वो बना कहाँ से, तो शब्द उत्पत्ति के हिसाब से यदि अपन बात करें तो शक्ति शब्द, जिसको अंग्रेजी में अपन पावर कहते हैं, और ये जो पावर है वो लैटिन भाषा के पोर्टर शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है योग्य के लिए। यानी शब्द उत्पत्ति के हिसाब से यदि बात करें पावर, ये जो शक्ति है, शक्ति शब्द अंग्रेजी रूप देखें तो ये इसको पावर कहते हैं और ये जो पावर शब्द है ये लैटिन भाषा के पोर्टर शब्द से बना है, लैटिन भाषा के पोर्टर से, जिसका अर्थ होता है योग्य के लिए, योग्य के लिए। ये इसका शब्द उत्पत्ति के हिसाब से अर्थ है शक्ति का। ये तो गया इसका शब्द उत्पत्ति के हिसाब से अर्थ। यदि शक्ति शब्द को का साधारण या शाब्दिक अर्थ यदि अपन देखें तो शक्ति होती क्या है, तो शाब्दिक अर्थ की यदि बात करें तो शक्ति वह क्षमता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के आचरण को सामाजिक विरोध की स्थिति के बावजूद उनके आचरण को नियंत्रित कर सकता है और अपनी इच्छाओं का पालन करा सकता है। यानी व्यक्ति में एक ऐसी क्षमता जिसमें वो अपनी इच्छाओं को दूसरे व्यक्तियों से पूर्ति करवा सकता है। दूसरे व्यक्ति यदि चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, न चाहते हुए भी दूसरे व्यक्तियों को उस व्यक्ति विशेष की इच्छा का पालन करना पड़ता है, तो वो व्यक्ति यानी अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। उसमें भले सामाजिक विरोध हो, कितना भी सामाजिक विरोध हो, लेकिन एक व्यक्ति अपनी क्षमता के माध्यम से अपने दूसरों के आचरण को प्रभावित करता है। इसका मतलब वो शक्ति का प्रयोग करता है। अब ये शक्ति जो है ये सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। यदि ये शक्ति है, इसका सही प्रयोग किया जाए या इस शक्ति के साथ में वैधता जुड़ जाती है, यानी लोगों के द्वारा इसको मान्यता प्रदान कर दी जाती है, तो ये लाभदायक सिद्ध होती है। और यदि ये शक्ति नकारात्मक रूप धारण कर लेती है तो ये विनाशकारी हो सकती है। तो सकारात्मक शक्ति समाज के हित के लिए होती है, नकारात्मक शक्ति समाज को विनाश की ओर ले जाती है। नकारात्मक शक्ति है वो लंबे समय तक नहीं चल सकती है। यदि शक्ति को लंबे समय तक अस्तित्व में रहना है तो उनका वैध रूप धारण करना आवश्यक है। तो ये तो अपन शाब्दिक अर्थ देखें, ये तो हो गया शब्द उत्पत्ति के। शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ, तो शक्ति वह क्षमता है, शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के आचरण को प्रभावित करता है, आचरण को प्रभावित व नियंत्रित करता है। तो ये शक्ति होगी शाब्दिक। ये मतलब नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। ये मतलब सकारात्मक, ये शक्ति का सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू भी है। नकारात्मक पहलू, यदि सकारात्मक पहलू की बात करें तो इस शक्ति के साथ में वैधता जुड़ी होनी चाहिए। ये हितकारी है, ये समाज के लिए
हितकारी है, और ये जो नकारात्मक है ये विनाशकारी है, समाज के लिए विनाशकारी है। तो ये अपन को विशेष तौर से बात देखनी है। शक्ति का यदि अर्थ शब्द उत्पत्ति के हिसाब से अपन को पहले अर्थ लिखना है कि शब्द उत्पत्ति के हिसाब से शक्ति का अर्थ क्या है, तो इसको अंग्रेजी में पावर कहते हैं, और ये जो पावर शब्द है वो लैटिन भाषा के पोर्ट शब्द से बना है, और ये जो शब्द है इस शब्द का अर्थ होता है लैटिन भाषा में योग्य के लिए, यानी कि व्यक्ति के पास वो योग्यता होती है जिसके माध्यम से वह दूसरे को प्रभावित कर सकता है। तो ये शब्द उत्पत्ति के हिसाब से। फिर यदि शाब्दिक अर्थ को देखें तो शाब्दिक अर्थ के अंदर शक्ति को ऐसी क्षमता माना गया है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोप सकता है, उससे इच्छाओं का पालन करवा सकता है, दूसरों के आचरण को प्रभावित कर सकता है, भले ही समाज में उसका कितना ही विरोध हो। विरोध के बावजूद यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में यदि सक्षम होता है, इसका मतलब वो होती है शक्ति। ये जो शक्ति है वो प्राचीन कालीन राजनीतिक व्यवस्था में प्राचीन काल से ये शक्ति की अवधारणा चलती आ रही है। और प्राचीन काल में यदि हम बात करें तो प्राचीन काल में जो शक्ति थी, जो महत्वपूर्ण शक्ति थी, वो थी सैनिक शक्ति। प्राचीन काल में जो महत्वपूर्ण शक्ति थी वो कौन सी थी? सैनिक शक्ति। प्राचीन काल में जो भी ताकत थी सैनिक शक्ति के आधार पर थी, लेकिन वर्तमान में अपन देखें तो वर्तमान में सैनिक शक्ति की जगह राजनीतिक शक्ति का ज़्यादा महत्व है। राजनीतिक शक्ति ही वर्तमान में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीज़ हुई इसका अर्थ। अब यदि इसकी परिभाषाओं की बात करें, शक्ति की परिभाषाओं की बात करें, तो अपन कुछ महत्वपूर्ण विचारों की परिभाषा लेंगे। इसमें से आप जितनी हो सके याद करने की कोशिश करें। शक्ति की यदि अपन महत्वपूर्ण परिभाषाओं देखें तो सबसे पहले यदि बात करें मैक्स वेबर की, मैक्स वेबर की यदि बात करें तो वो कह रहा है कि शक्ति किसी सामाजिक संबंध में ऐसी क्षमता है जिसमें अपनी इच्छाओं को दूसरों की इच्छाओं पर थोपना, यानी कोई दूसरे व्यक्ति है, दूसरी व्यक्तियों की इच्छाओं के विरुद्ध अपनी इच्छाओं का उससे पालन कराना, यानी अपनी इच्छाओं को, या इसको कह सकते हैं दूसरों की इच्छा के विरुद्ध, दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छाओं का पालन कराना। दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छाओं का पालन करवाना क्या कहलाती है? शक्ति। ये मैक्स वेबर कह रहे हैं, दूसरों की इच्छाओं के विरुद्ध अपनी इच्छाओं का पालन करना शक्ति कहलाती है। यदि अपन और बात करें विचारकों में, मैकाइवर की अपन यदि बात करें तो मैकाइवर कह रहा है शक्ति का मतलब हुआ दूसरों से कार्य करवाना, दूसरों से कार्य करवाना, दूसरों से कार्य करवाना और आज्ञा पालन करवाना। ये मैकाइवर कह रहा है कि भाई दूसरों से कार्य कराना, यानी अपने पास में कोई न कोई क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर भी यदि दूसरों से अपन अपनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य करवा लेते हैं और अपनी आज्ञाओं का पालन करवा लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी। ये मैकाइवर कह रहा है। तो मैकाइवर के बाद यदि अपन और बात करें ऑर्गेन्स्की की यदि अपन ऑर्गेन्स्की की बात करें तो ऑर्गेन्स्की ये कह रहे हैं कि दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करना, दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करना, अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करना। दूसरे व्यक्ति जो भी आचरण, जो व्यवहार कर रहे हैं, उन दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को अपने लक्ष्यों के अनुसार यदि अपन प्रभावित कर लेते हैं तो वो ऑर्गेन्स के अनुसार कह रहे हैं कि वो शक्ति कहलाती है। इन सभी परिभाषाओं को देखें तो ये एक ही अर्थ निकल रहा है कि जो शक्ति है वो एक व्यक्ति के द्वारा या एक कर्ता के द्वारा दूसरों के ऊपर बल प्रयोग की क्षमता है। ये शक्ति का जो सिर्फ प्रचलित अर्थ निकलता है। पहले जो शक्ति थी यानी दूसरों पर अपना प्रभाव स्थापित करना है, ये अर्थ निकलता है।
लेकिन समकालीन राजनीतिक चिंतन की यदि बात करें, वर्तमान दृष्टिकोण की बात करें, तो शक्ति का मतलब ये हो गया कुछ करने की योग्यता। यानी शक्ति की जो चिर प्रचलित जो धारणा थी, चिर प्रचलित धारणा तो ये कह रही है कि दूसरों पर बल, दूसरों पर प्रयुक्त शक्ति। लेकिन समकालीन धारणा ये करिए कुछ करने की योग्यता तो यदि परंपरागत दृष्टिकोण या परंपरागत शक्ति की धारणा को यदि देखें तो वो तो ये करिए कि दूसरों पर शक्ति का प्रयोग करना, और समकालीन दृष्टिकोण, वर्तमान दृष्टिकोण यदि अपन देखें तो शक्ति का मतलब हुआ कुछ करने की योग्यता, अर्थात व्यक्ति स्वयं के लिए या समाज के लिए जो कुछ भी करता है तो वो शक्ति का प्रयोग करके करता है। तो ये होगी शक्ति का अर्थ और परिभाषाएं। इसको आप देख सकते हैं एक बार यदि आप देखो तो। और इस शक्ति की अर्थ और परिभाषाओं के बाद अपन बात कर रहे हैं शक्ति के विविध रूप। इसको देख लो, इसको मैं अब हटा रहा हूँ। शक्ति की जो अवधारणा थी उसकी अर्थ और परिभाषाओं के बाद अपन बात कर रहे हैं शक्ति के विविध रूप। शक्ति के विविध रूप, शक्ति के अर्थ और परिभाषाओं के बाद अपन बात करते हैं शक्ति के विविध रूप या शक्ति के प्रकार। शक्ति के रूप, अब इस शक्ति के रूप में अपन पहले देखते हैं राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति क्या है? राजनीतिक शक्ति का मतलब ये हुआ कि सामाजिक व्यवस्था में या राज्य में जो भी महत्वपूर्ण पद, पुरस्कार, संसाधन, अलग अलग प्रकार के जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का अपनी इच्छाओं के अनुसार समाज में आवंटन करना। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में पद, पुरस्कार, अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं का आवंटन करने की क्षमता रखता है तो इसका मतलब उसके पास में राजनीतिक शक्ति है। तो यानी सामाजिक व्यवस्था में, समाज में पद, पुरस्कार, संसाधन का आवंटन, और ये भी आवंटन कैसा है? इच्छानुसार। जो कोई व्यक्ति या समूह अपनी इच्छानुसार समाज में जो भी आवंटन की प्रक्रिया है वो अपनी इच्छानुसार कर देता है, इसका मतलब वो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ये जो राजनीतिक शक्ति है ये औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। इस राजनीतिक शक्ति का जो प्रयोग है औपचारिक रूप से सरकार के अंग करते हैं, और वो जो सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो राजनीतिक शक्ति का औपचारिक जो प्रयोग है, राजनीतिक शक्ति का औपचारिक प्रयोग राजनीतिक शक्ति का जो औपचारिक प्रयोग है वो सरकार के अंग करते हैं। सरकार के अंग, और ये जो सरकार के अंग है, ये सरकार के अंग तीन होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये जो सरकार के अंग है ये राजनीतिक शक्ति का औपचारिक प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग इन सरकार के अंगों के साथ साथ में अन्य समूह भी करते हैं, जिसके अंतर्गत दबाव समूह है, अन्य राजनीतिक जो दल है वो है, समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है या उद्योगपति है जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उन प्रभावशाली व्यक्तियों, सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों
दबाव समूह, इन सभी के द्वारा भी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो है वो शक्ति, राजनीतिक शक्ति का अनौपचारिक प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक प्रयोग, इस राजनीतिक शक्ति का जो अनौपचारिक प्रयोग है वो करते हैं दबाव समूह, राजनीतिक दल, अन्य प्रभावशाली व्यक्ति और अन्य प्रकार के जो हित समूह हैं, ये राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये तो होगी राजनीतिक शक्ति। सामाजिक व्यवस्था में पद, पुरस्कार, संसाधनों का जो आवंटन इच्छानुसार करना राजनीतिक शक्ति कहलाती है। और राजनीतिक शक्ति का औपचारिक प्रयोग है वो सरकार के अंग करते हैं, और अनौपचारिक प्रयोग ये अन्य प्रकार के दबाव समूह, औपचारिक समूह और प्रभावशाली जो व्यक्ति है, उद्योगपति है, वो इसका प्रयोग करते हैं, उसको राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और ये राजनीति को प्रभावित अपने हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और ये जो सरकार के जो अंग है, ये राजनीति का प्रयोग है वो अपने हित के लिए न करके समाज के हित के लिए कार्य करेंगे। तो ये तो हो गया राजनीतिक शक्ति। अब यदि आगे और बात करें राजनीतिक शक्ति के बाद में शक्ति के रूपों में, तो दूसरा है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति की यदि हम बात करें तो आर्थिक शक्ति के अंतर्गत मुख्य बात होती है प्राकृतिक जो संसाधनों पर, प्राकृतिक यहाँ एक और शक्ति आएगी, यहाँ लिख देता हूँ, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। पहली चीज, यानी सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक जो शक्ति है ये मुख्य तौर पर संसाधनों पर नियंत्रण की व्यवस्था है। यानी जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन, वेतन के संसाधन, विनिमय के जो संसाधन है, इन संसाधनों पर नियंत्रण करने की जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है आर्थिक शक्ति। यानी उत्पादन, वेतन और विनिमय, उत्पादन, वितरण और विनिमय। उत्पादन किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, वेतन उनका बनाई हुई वस्तुओं का वितरण करना यानी बांटना, और विनिमय यानी आदान प्रदान के जो भी माध्यम है, इन सब पर जो नियंत्रण की जो शक्ति है ये नियंत्रण कहलाता है आर्थिक नियंत्रण, और वो आर्थिक नियंत्रण कहलाएगा आर्थिक शक्ति। और सामाजिक व्यवस्था ये कहती है कि समाज में जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से ताकतवर है या जिस व्यक्ति या समूह के पास में आर्थिक शक्ति है वही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी आर्थिक शक्ति का प्रयोग, जिसके पास में आर्थिक शक्ति ज़्यादा है वो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग, यानी जिनके पास में या जो आर्थिक दृष्टि से आर्थिक शक्ति या आर्थिक दृष्टि से ताकतवर जो व्यक्ति है वही किसका प्रयोग करते हैं, राजनीतिक शक्ति का। वर्तमान व्यवस्था में भी यदि अपन देखें, जो राज्य व्यवस्था में जो भी सरकार चलाने वाले लोग हैं या राजनीतिक शक्ति का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं वही लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से ताकतवर व्यक्ति है, और जो आर्थिक व्यक्ति से ताकतवर व्यक्ति है वही राजनीतिक व्यवस्था में आगे जाता है। और उसके साथ साथ में अन्य जो व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से ताकतवर तो है लेकिन राजनीतिक शक्ति का वो अनौपचारिक तरीके से प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में यदि अपन देखें, जो आर्थिक दृष्टि से जितना ज़्यादा ताकतवर उतना ही वो राजनीतिक दृष्टि से भी ताकतवर होता है। यदि आपके पास में आर्थिक शक्ति नहीं है तो आप राजनीतिक शक्ति का भी व्यवहारिक प्रयोग करने में सफल नहीं होंगे। इसलिए जिसके पास में आर्थिक शक्ति ज़्यादा है वही राजनीतिक शक्ति का वास्तविक प्रयोग करता है। इस आर्थिक शक्ति के बारे में यदि विचारधाराओं की बात करें, इस आर्थिक शक्ति के बारे में, तो इसमें हमेशा दो विचारधाराओं की बात की जाती है, एक उदारवादी विचारधारा और दूसरी जो विचारधारा है वो मार्क्सवादी। उदारवादी जो विचारधारा है
और जो मार्क्सवादी विचारधारा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मार्क्सवादी जो विचारधारा वो ये कह रही है कि समाज में अन्य शक्तियों का जो मूल आधार है वो आर्थिक शक्ति है। आर्थिक शक्ति ही सब शक्तियों का आधार है। समाज का विभाजन की एकमात्र शक्ति है वो आर्थिक शक्ति है, और इस आर्थिक शक्ति के आधार पर ही समाज में हमेशा से या इतिहास से ही दो वर्ग रहे हैं, एक शक्तिशाली वर्ग आर्थिक दृष्टि से और दूसरा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग। यदि इसकी विपरीत उदारवादी विचारधारा की बात करें तो उदारवादी विचारधारा ये करिए कि समाज में शक्तियाँ हैं वो न आर्थिक शक्ति पर आधारित नहीं है। समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है या जो शक्तियाँ हैं वो अनेक तत्वों पर निर्भर है। तो ये विचारधाराओं के रूप में यदि बात करें तो मार्क्सवाद ये करा कि आर्थिक शक्ति अन्य शक्तियों के आधार है, लेकिन उदारवादी विचारधारा ये करी है कि आर्थिक शक्ति के साथ साथ में अन्य तत्व भी सामाजिक व्यवस्था के आधार के रूप में होते हैं। तो ये हो गया आर्थिक शक्ति। और आर्थिक शक्ति के बाद यदि अपन बात करें तीसरी शक्ति के रूप में तो वो है विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारात्मक शक्ति। अब यह विचारधारात्मक शक्ति की बात करें तो अपन देखते हैं विचारधारा क्या है। पहली चीज इसको अपन देख लेते हैं कि विचारधारा क्या होती है। तो विचारधारा का मतलब हुआ एक ही जैसे विचारों का समूह। विचारधारा की यदि शाब्दिक अर्थ अपन देखें तो विचारधारा का मतलब होता है एक ही जैसे विचारों का समूह। ऐसे व्यक्ति विशेष जिनके विचार एक हैं तो वो एकजुट रहेंगे। तो विचारधारा का अर्थ हुआ एक ही जैसे विचारों का जो समूह है, एक ही जैसे विचारों के समूह को अपन कहते हैं विचारधारा। अब ये जो विचारधारात्मक शक्ति क्या होती है ये देखते हैं। तो विचारधारात्मक शक्ति का मतलब हुआ तो लोगों के ऊपर इस प्रकार के विचारों को थोपा जाता है या इस प्रकार का एक प्रचार किया जाता है। धीरे धीरे जो विचार है वो विचार लंबे समय तक, उन्हीं विचारों को लंबे समय तक किन्हीं प्रचार माध्यमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो विचार है वो व्यक्तियों के मस्तिष्क को नियंत्रित करने लग जाते हैं, या व्यक्तियों को वो विचार अच्छे लगने लग जाते हैं। व्यक्ति उन विचारों में ढल जाते हैं और वो विचार आगे जाकर के शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। फिर यदि कितना ही अपन प्रयास क्यों कर ले, वो व्यक्ति उस विचारधारा को एक बार यदि ग्रहण कर लेता तो फिर वो उसको आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, भले ही वो अच्छी विचारधारा हो या फिर बुरी हो। तो जो भी जितनी भी विश्व की राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान में है या जो पहले विचारधाराएं थी, तो वो सरकारें जो राजनीतिक व्यवस्थाएं किन्हीं एक विचारधारा पर विशेष तौर से आधारित है। और ये जो विचारधारा हैं ये राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्रदान करती है। तो यानी अपन देख लें, यानी विचारों का प्रचार किया जाता है, विचारों का प्रचार किया जाता है और ये विचार है वो धीरे धीरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव, ये विचारधारा है विचार है वो मस्तिष्क को नियंत्रित करने लग जाते हैं। ये विचार धीरे धीरे व्यक्ति के मस्तिष्क को नियंत्रित करने लग जाते हैं। फिर ये विचार आगे जाकर के शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। जितनी भी जो व्यवस्थाएं, जैसे उदारवादी व्यवस्था हो, मार्क्सवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है, ये सब जो व्यवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं या उसको वैधता प्रदान करते हैं। तो ये हो गई विचारधारात्मक शक्ति। तो आज की क्लास में अपने राजनीति विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत अपन शक्ति की अवधारणा को पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जिसके अंतर्गत अपने अध्ययन किया शक्ति का अर्थ, जिसमें शब्द उत्पत्ति के हिसाब से शक्ति का क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है, अलग अलग विचारकों ने शक्ति के बारे में कौन सी बातें बताई, उसके बारे में अपने अध्ययन किया। और उसके बाद में अपने पढ़े थे शक्ति के विविध रूप। तो कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे शक्ति के विभिन्न सिद्धांत, उन सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन और उनके साथ साथ में शक्ति का बल और सत्ता के साथ में शक्ति का बल और प्रभाव के साथ में क्या संबंध है, उसमें क्या समानता है असमानता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।